गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो उम्मीद करेंगे कल आपको जो मैंने पहला लेक्चर बनाकर पोस्ट किया था चैनल पर अपने, आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा। हाँ, कुछ बच्चों ने कल मुझे बोला है रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम हो रही है, तो आज वही है कि आज आपको रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम ना हो, प्रॉपर नोट्स लिख सकें आप लोग और प्रॉपर चीज़ें आपको क्लियर हो सकें। ठीक है, चलिए। तो कल हम लोग ने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा था। इंट्रोडक्शन ऑफ इलास्टिसिटी में हमने डिफॉर्मिंग फोर्स पढ़ा था। डिफॉर्मिंग फोर्स का हमने इलास्टिसिटी पढ़ा था, परफेक्ट इलास्टिसिटी पढ़ा था, प्लास्टिसिटी पढ़ा था। उम्मीद करेंगे आप लोगों को ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। दिखाई मतलब रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम में अगर आपको क्लियर विजिबिलिटी नहीं दिखी होगी तो उसके बाद मैंने बोला भी है, जो चीज़ें मैंने लिखी तो आपको सुनाई तो जरूर दिया होगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं अपने को, तो देखते हैं स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस को हम लोग देखते हैं। स्ट्रेस को हम लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे लिए क्या बन जाता है? स्ट्रेस। ओके, जैसे अब देखते हैं स्ट्रेस का फार्मूला। जनरली स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ओके, अब सबसे बड़ी बात, स्ट्रेस के बहुत सारे मतलब कुछ कहीं पर सिग्मा लिखा है, कहीं पर रो लिखा है, तो आप लोग उस सिंबल को यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली मैं स्ट्रेस ही लेकर चलूंगा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल हो जाएगी। अब सबसे बड़ी बात, ये फार्मूला आप कहीं पढ़ चुके हो, बिल्कुल ये फार्मूला आपने पढ़ा है प्रेशर में। प्रेशर फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब इसकी डायमेंशन निकालते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए इसकी डायमेंशन निकालते हैं। तो इसकी डायमेंशन न्यूटन की mL/T-2 और इसकी क्या हो जाएगी L2। सॉल्व करेंगे mL-1T-2। सबसे बड़ी बात, अब हम लोग इसका यूज कहाँ करते हैं, मतलब चैप्टर का यूज कहाँ? तो चैप्टर का यूज जनरली अगर हम आपको बताएं तो चैप्टर का यूज हम लोग करते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में, रेलवे ट्रैक में, ब्रिज बनाने में, घर के होम कंस्ट्रक्शन में, कोई भी व्हीकल को डिज़ाइन करने में, कहीं पर भी अगर कुछ भी डिज़ाइन हो रहा है और जिसमें सॉलिड या मेटल का यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ पर हमारे लिए इलास्टिक प्रॉपर्टी है। क्लियर है? अब नॉन मेटल में भी इलास्टिक प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन चैप्टर का टाइटल है प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, तो हम सॉलिड मतलब मेटल को लेकर चले। जैसे पहले बिल्डिंग 2 मंजिल की बनती थी, 2 फ्लोर की बनती थी, आज के समय में 20 फ्लोर की बनती है। हाउ कैन पॉसिबल? तो पॉसिबल ये हुआ कि हम लोग पहले के समय में, आज से 20, 50, 100 साल पहले हैं, तो पहले के समय में हम लोग लोखंड नहीं लगाते थे बिल्डिंग्स में। अगर लोखंड लगाते थे तो बहुत कम जगह पर यूज कर, लेकिन आज के समय में हम लोखंड सब जगह पर लगा रहे हैं। तो जितना लोखंड लगाएंगे उस बिल्डिंग में इलास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, इलास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी मतलब हम उसको आगे कंस्ट्रक्शन बढ़ा सकते हैं। अगर हमने लोखंड नहीं लगाया, डायरेक्ट ब्रिक्स पर बना दिया, और ब्रिक्स में इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी नहीं, क्योंकि जैसे ही फोर्स लगेगा तो ब्रिक्स क्या हो जाएगा? डिफॉर्म्ड हो जाएगा, और ब्रिक्स का डिफॉर्म्ड होना मतलब हमारे लिए उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं बनी। अब जैसे पहले के समय में हम लोग क्या पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में देख लो तो ब्रिजेस कम थे, लेकिन आज के समय में ब्रिज हर जगह पर है। क्यों? क्योंकि ब्रिज में हम लोग आई शेप्ड बीम यूज करते हैं। आई शेप, रेलवे ट्रैक में भी हम लोग आई शेप्ड बीम यूज करते हैं। रेलवे ट्रैक में भी हम लोग आई शेप्ड बीम यूज करते हैं। ये आई शेप्ड, आई शेप्ड बीम क्या है? जैसे हमने इस पर फोर्स लगाया, कोई भी व्हीकल जाता है, कोई भी व्हीकल ब्रिज से पास होता है तो हमें दिखता है व्हीकल ब्रिज से पास हो रहा है, लेकिन वो व्हीकल फोर्स लगाता है अपने पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वहां पर जैसे ही फोर्स पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग लगाए, मतलब इस ब्रिज आई शेप बीम पर क्या लगा? स्ट्रेस लगा, और जब आई शेप बीम पर स्ट्रेस लगेगा तो वो कुछ क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा, कुछ नीचे की ओर आएगा। फिर जैसे व्हीकल चला गया फिर वो ऊपर, क्योंकि उसमें हम लोगों ने क्या यूज किया है? सॉलिड चीज यूज की, मतलब आयरन से बनी रॉड का यूज किया है, इसलिए आई शेप्ड बीम बहुत ज्यादा यूजेबल रहती है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं आ रही है? रेलवे ट्रैक में भी आप यही देखोगे, रेलवे ट्रैक भी आपका आई शेप बना होता है। अब कहोगे सर हमने रेलवे ट्रैक आई शेप देखे, तो रेलवे ट्रैक को जब ज्वाइंट जहाँ पर होता है वहां पर आपको आई शेप इस टाइप से दिखाई देगा।
और हम किसी का भी नहीं बना सकते। अब ये नहीं सर, आयरन के अलावा और भी जितना अच्छा हम मेटल यूज़ करेंगे उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा रहेगी, जितना कम अच्छा मेटल यूज़ करेंगे उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी कम रहेगी। सबसे ज़्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी स्टील में रहती है। अब आप घर बनाओ स्टील के रॉड का बना लो, तो अभी आपका घर कुछ नहीं, पर जब जैसे कोई कंप्रेस होगा तो आपका घर इतना बड़ा था ऐसे हो जाएगा फोर्स लगने पर, क्योंकि वो उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है, और जैसे हमने उसको रिमूव किया वो वापस अपनी जगह आ जाएगा। तो इसलिए स्टील का यूज़ नहीं करते, आयरन रॉड का यूज़ करते, इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी रहती है लेकिन बहुत कम रहती। समझ में आया ये? कोई दिक्कत? स्टेज समझ में आ गया? नोट करिए फटाक से, नोट करिए इसको, नोट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अगर हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो जनरली स्ट्रेस के 3 टाइप्स होते हैं। पहला आता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, उसके बाद आता है वॉल्यूम स्ट्रेस, देन आता है शेयरिंग स्ट्रेस। 3 लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को हम 2 पार्ट में डिवाइड भी कर लेते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, ओके, या फिर कंप्रेशन स्ट्रेस, क्योंकि ऑब्जेक्ट पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अकॉर्डिंग टू द लेंथ लगा सकते हैं और अकॉर्डिंग टू द कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो इलास्टिसिटी दोनों टाइप से वर्क करती है, 2 टाइप से, कंप्रेस भी कर सकते हैं और हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर उसको इलोंगेट भी कर सकते हैं, ठीक है। नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए इसको जल्दी से, नोट हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। पहला टाइप क्या है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ओके। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का मतलब क्या है, या तो आप इसको लिख सकते हो इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसाइल and compression stress is called longitudinal stress, okay? Okay, अब कैसे उसको देखते हैं, ऊपर आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते उसको देखते हैं। हमने बताया कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसाइल और कंप्रेशन। चलो पहले देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब होता है when force act on an object, then object change its dimension according to tensile, okay, is called टेंसाइल स्ट्रेस। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट में डायमेंशन चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द टेंसाइल, मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग।
कैसे देखते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास कोई वायर है, ठीक है, ये वायर है हमारे पास, ओके। इस वायर पर हमने लगा दिया फोर्स एरिया के अकॉर्डिंग। तो जैसे हमने फोर्स लगाया, वायर है, इमेजिन करो वायर है, हमने उसको खींचा, तो वायर में कुछ लेंथ बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो वायर में जब लेंथ बढ़े, ठीक है, तो वायर कुछ बड़ा हो जाएगा भाई, ठीक है, ये वायर कुछ बड़ा, ये एरिया कम हो जाएगा, तो हम इसको डेल्टा लिख सकते हैं। लेंथ पहले क्या थी, एल थी, अब कितनी बढ़ गई भाई, डेल्टा एल बढ़ गई। तो ये अकॉर्डिंग टू द लेंथ जो बनेगा वो हमारे लिए टेंसाइल स्ट्रेस बनेगा। अब कंप्रेशन देख लेते हैं। कंप्रेशन ये तो हो गया, अब कंप्रेशन भी करते हैं। कंप्रेशन स्ट्रेस, कंप्रेशन स्ट्रेस कम करते हैं व्हेन फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, ओके, then object change its dimension according to compression is called compression stress, ओके। अब इसको देख लेते हैं। मान लीजिए यही वायर है हमारे पास, ठीक है, ये वायर है। अब ये वायर की लेंथ है L, एरिया है A, हमने इस पर लगाया फोर्स F। अभी हम इलोंगेट, देखिए एरो पर ध्यान दीजिए, इस एरो में हमने फोर्स खींच रहे हैं, इसमें हम फोर्स को कंप्रेस कर रहे हैं, तो क्या होगा भाई, तो ये वायर में कुछ साइज कम हो जाएगा। पहले लेंथ थी L, अब देखिए कितना साइज कम हो गया भाई, कितना कम हुआ, डेल्टा है, एरिया भी कम हो जाएगा, डेल्टा। इसको हम लोग कहेंगे कंप्रेशन स्ट्रेस। तो ये चीज याद रखिएगा, अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आता है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का जनरल मीन्स याद रखिएगा, जिसमें अकॉर्डिंग टू द लेंथ या लेंथ के अकॉर्डिंग ही होगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर बढ़ाना है, हमने उसको खींच दिया, वो हमारे लिए क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। कोई ऑब्जेक्ट लेंथ के अकॉर्डिंग है, हमने जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमने इसको कंप्रेस कर दिया, तो ऑब्जेक्ट छोटा हो जाएगा, लेंथ के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, तो वो हमारे लिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में काउंटेबल रहेगा। समझ में आया आपको, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ओके। स्ट्रेस की बात, इससे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का अगर हम फार्मूला लिखें, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फार्मूला इसमें एक ही रहने वाला है। फार्मूला क्या लगेगा, फोर्स अपॉन एरिया। ज्यादा होगा, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, mg, और एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास कंडीशन है। समझ में आया, किसी कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या, नोट करिए जल्दी से, फिर आगे जल्दी नोट करिए 2 मिनट के अंदर। नोट हो गया होगा, रिमूव करें, चलिए ऊपर से रिमूव करते हैं, आप नीचे नोट करिए। मामला नोट हो गया होगा, चलिए आगे। ये भी नोट हो गया होगा, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके बाद नेक्स्ट आता है वॉल्यूम स्ट्रेस। अगर हम वॉल्यूम स्ट्रेस की बात करें तो वॉल्यूम का आपको माइंड में कुछ फिल्म क्लियर हो रही है, माइंड है कि नहीं है? लॉकडाउन में खो गया कि लॉकडाउन में सो रहा है यार, कौन पढ़ाई करे, है कि नहीं? सोते रहो, मोबाइल चलाते रहो,
इंजॉय करते रहो, ग्रुप बनाते रहो, बेटा माइंड जगा के रखो, ठीक है सभी लोग। वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, कोई हमारे पास क्यूबिकल बॉडी है, कोई स्फेरिकल बॉडी है, कोई सिलेंड्रिकल बॉडी, इन सब में वॉल्यूम होता है। तो हमने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, ऐसा नहीं कि हमारे पास बॉडी है हमने उस पर फोर्स लगाया, फोर्स चारों तरफ से लगनी चाहिए। जैसे मेरे पास मान लीजिए एक एग्जांपल, डस्टर का क्लॉथ है, कोई क्लॉथ है, हमने इस पर चारों तरफ से फोर्स लगाया, तो चारों तरफ से फोर्स लगाने पर इसके डायमेंशन में चेंजमेंट हुआ, हमने हटा दिया भाई, तो ये वापस अपनी जगह पर आने की कोशिश करेगा, लेकिन कब क्लॉथ है तो ये आ नहीं सकता। ऐसे ही हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, हमने उस पर चारों तरफ से फोर्स लगाया, फोर्स चारों तरफ से लगना चाहिए, मतलब प्रेशर फोर्स क्या, डिफॉर्मिंग फोर्स या प्रेशर, क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर जब आप चारों तरफ से लगाओगे तभी वो हमारे लिए वॉल्यूम स्ट्रेस बनाएगा। अगर आप चारों तरफ से नहीं लगाओगे, सोचो नहीं हम दो तरफ से लगा दें, वॉल्यूम स्ट्रेस बनाएगा कभी नहीं, याद रखिए, ठीक है। बॉल लीजिए आप, रबर की बॉल, प्लास्टिक की नहीं बेटा, रबर की, हाँ रबर की बॉल लिया आपने, ठीक है। अब उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स चारों तरफ से लगाओ, अगर आप दो तरफ से लगाओगे तो प्लास्टिक की बॉल कुछ कैसे बन जाएगी, कुछ इलिप्टिकल फॉर्म में बन जाएगी। अगर आपने चारों तरफ से लगाया तो कुछ समय के लिए आपको लगेगा बॉल हमारी छोटी हो गई। तो वही हमारे लिए वॉल्यूम स्ट्रेस होता है। वॉल्यूम स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, इट्स डिफाइंड एज व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स act on a cubical body, cubical object लिख लो, cubical object, then object change its dimension, ब्रैकेट में लिख सकते हो वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम बदल जाएगा ना, इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस, सिंपल सा, इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस, सिंपल सा है, ओके सिंपल सा है। आप एक क्या लीजिए, एक आपने बॉल ले ली, आयरन बॉल ले ली, ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास एक आयरन स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, ये आयरन हमारे पास स्फेरिकल बॉल है, इसका वॉल्यूम बाहर भी है। अब आप इसको तो बिल्कुल कंप्रेस तो कर ही नहीं सकते, अब क्या करना पड़ेगा, अब हमने इसको कोई वाटर टैंक में डाल दिया, ठीक है, वाटर टैंक में डाल दिया जो कि वाइट कलर का है, जिसमें आप अंदर बाहर देख सकते हैं, उसमें पानी भरा, वाटर फुल फिल ऑफ वाटर है, ठीक। अब हमने इसमें बॉल डाल दी, अब जैसे ही बॉल लगी तो इस पर प्रेशर लगने लगा भाई, अब इस पर प्रेशर चारों तरफ से, ठीक है, जब चारों तरफ से लगेगी तो इसको बाहर वॉल्यूम भी था, अंदर वॉल्यूम क्या बन जाएगा, बन जाएगा। तो क्योंकि यह हमारे पास कैसी है, सॉलिड बॉडी, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर था, हमने इसको वाटर टैंक में डाल दिया, तो हम तो प्रेशर चारों तरफ से लगा नहीं पाए, तो वाटर टैंक ने चारों तरफ से प्रेशर लगा दिया, तो हमें दूर से लगेगा कि ये बॉडी का वॉल्यूम इस स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कुछ कम दिख रहा है, और जैसे आप बाहर निकालोगे ये वापस वैसा ही दिखेगा। उसे ही कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर चारों तरफ से, सराउंडिंग से प्रेशर लगना चाहिए इक्वल फॉर्म, तभी वो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज होगा, क्योंकि वॉल्यूम के कारण है तो अभी वॉल्यूम चेंज होगा, और जब तक ये वॉल्यूम चेंज नहीं होगा वॉल्यूम स्ट्रेस नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, थ्योरेटिकल पोर्शन ही चलेगा अभी, ठीक है, ओके चलिए देख। तो इसका वॉल्यूम स्ट्रेस का अगर हम बात करें तो वॉल्यूम स्ट्रेस का फार्मूला होता है, वही रखना है, फोर्स पर यूनिट एरिया, नो चेंज, एक ही फॉर्मूला चलेगा। समझ में आ गया होगा, पक्का आ गया है, ओके तो नोट करिए, जल्दी नोट करिए, 1 मिनट का टाइम है भाई। ओके नोट हो गया, 1 2 3 चलिए।
आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस, अगर हम शेयरिंग स्ट्रेस की बात करें, सिंपल सा है भाई। एंड्रॉयड फ़ोन होगा लगभग सभी लोगों के पास, उसमें होता है शेयरिंग ऐप होता है। तो शेयरिंग ऐप का मतलब क्या होता है? आपके पास कोई चीज़ थी, आपने दूसरे को ट्रांसफर कर दी, दूसरे से तीसरे में चली गई, तीसरे चौथे में चली, वही शेयरिंग हुआ। तो यहाँ पर हुई है शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने पर, वो भी कौन सा फोर्स, यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, वो भी डिफॉर्मिंग फोर्स कैसा लगाएंगे, टेंजेंशियल लगाएंगे, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, शेयर्ड हो जाएगा, वही हमारे लिए शेयरिंग स्ट्रेस बनेगी। अब कैसे समझते हैं? टेंजेंशियल फोर्स, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ध्यान से हमने इसको वन साइड से फिक्स कर दिया, ठीक है। अब हमने इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाया, तो जैसे हमने फिक्स कर दिया इसको टेंजेंशियल फोर्स लगा, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हम टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं तो मैक्सिमम डिफॉर्म हो रहा है। अगर हमने टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगा, अगर हमने यहाँ से फोर्स लगाया तो क्या मैक्सिमम डिफॉर्म होगा? नहीं, फोर्स ज़्यादा लगेगा लेकिन मैक्सिमम डिफॉर्म नहीं होगा। समझ में आया? तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर टेंजेंशियल ऊपर की तरफ से फोर्स लगाएंगे तो वो हमारे लिए टेंजेंशियल फोर्स बनाएगा। याद रखना, शेयरिंग स्ट्रेस में हमेशा कैसा फोर्स लगेगा, टेंजेंशियल फोर्स लगाने पर ही वो मैक्सिमम शेयर्ड हो, तो मैक्सिमम शेयर्ड को ही हम शेयरिंग स्ट्रेस कहेंगे। अब देखो कैसे, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं भाई, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? इट्स डिफाइंड एज when deforming force act of an object, when deforming force act of an object, then object must be shared bracket applied tangential deforming force, okay, tangential deforming force, okay, is called शेयरिंग स्ट्रेस। सिंपल सा है, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हमने कोई क्यूबिकल ऑब्जेक्ट ले लिया ऐसा, हमने इसको वन साइड फिक्स्ड कर दिया भाई, एक साइड फिक्स्ड हो गया। फिक्स्ड होने के बाद क्या हुआ, एक साइड फिक्स करेंगे, अगर फिक्स नहीं किया तो ये आपने फोर्स लगा, ये तो आगे बढ़ गया, आगे बढ़ने पर क्या इलास्टिक प्रॉपर्टी रही, नहीं रही। तो जैसे हमने फिक्स किया, हमने इस पर ऊपर से लगा दिया टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स मैंने बताया, जैसे हमने इसके वन साइड से टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट का जो वन साइड है क्या वो शेयर्ड होगा? बिल्कुल हो जाएगा। बताया नहीं मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू, टेंजेंशियल फोर्स ऐसे हो रहा है, तो आप इमेजिन करो क्यूबिकल बॉडी है, फिक्स्ड है, आपने ऊपर से फोर्स लगा ऐसे, तो वो शेयर्ड हो जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट शेयर्ड हो जाएगा मतलब शेयरिंग स्ट्रेस बन जाएगा। इसका फार्मूला, शेयरिंग स्ट्रेस सब फार्मूले सेम है बेटा, फोर्स बाय एरिया, ओके। जनरली जब ये शेयर हो तो कुछ एंगल बनाएगा, यहाँ पर एंगल थीटा कर लो, तो हम इसको थीटा से आगे काम आएगा। समझ में आ गया शेयरिंग स्ट्रेस? किसी कोई दिक्कत? नोट करिए जल्दी से नोट करिए भाई। ओके चल आगे बढ़ते हैं। ठीक है चल आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ये तो होगा स्ट्रेस तो पूरा कंप्लीट। स्ट्रेस के 3 टाइप थे, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम और शेप। अब आते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन स्ट्रेन का है
it's defined as ratio of change of an object with एक मिनट, रेशियो ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल। ठीक है, तो स्ट्रेन का फार्मूला हो जाएगा चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, हमने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया तो उसकी जो डायमेंशन चेंज हो गई। सपोज ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ L है, हमने फोर्स लगाया, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ कुछ कम होगी, तो जो कम हुई चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बन गया, और जो पहले थी वो हमारे लिए ओरिजिनल बन गया। और सबसे बड़ी बात, जहां पर स्ट्रेस होगा, दुनिया का सबसे बड़ा सच, जहां पर स्ट्रेस होगा वहीं पर ही स्ट्रेन लगेगा, जहां पर स्ट्रेस नहीं होगा आप वहां पर कभी स्ट्रेन नहीं लगा सकते, क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिफॉर्म होगा, अपने डायमेंशन को चेंज करेगा, और जैसे डायमेंशन को चेंज करेगा मतलब वहां पर क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ। समझ में आया आप लोगों को? किसी कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई परेशानी? चलिए, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन के भी 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला हमारे लिए हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, दूसरा हमारे लिए हो गया वॉल्यूम स्ट्रेन, तीसरा हमारे लिए हो गया शेयरिंग स्ट्रेन। नोट करिए इसको जल्दी से। ओके, नोट हो गया? ठीक है, तो आज मैंने आपको पूरा स्ट्रेस बता दिया है और मैंने आपको आज स्ट्रेन पढ़ा, ये टॉपिक है, और स्ट्रेन आपका टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद देन जैसे टॉपिक खत्म होगा उसके बाद आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे हम आपको हुक्स लॉ बता देंगे, हुक्स लॉ के बाद जैसे ही यंग मॉडुलस में इंटर करते हैं, बल्क में इंटर करते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में इंटर करें, तो वहाँ से हम लोग क्वेश्चंस लगाना इसके शुरू करेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कुछ नए चीज़ों के साथ। ठीक है, नई चीज़ मतलब ये आपका एक्सप्लेन करेंगे प्लस हुक्स लॉ कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करेंगे आज आप लोगों को रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लोगों को सब समझ में आएगा। जिस किसी को भी कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, सर हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आया था, उसका तुरंत सोल्यूशन किया है। ओके, तो बी हेल्दी, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबसे ज़रूरी है पढ़ते रहिए। में फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़िए, मुस्कुराने का मतलब है फिजिक्स मुस्कुराने के साथ पढ़िए, टेंशन लेकर मत पढ़िए। ओके, चलिए, बाय बाय।